नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बिहार की सियासत, कानून व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों तीनों मोर्चों पर बड़ी हलचल है। एक तरफ बीजेपी ने विधान परिषद सीट पर संगठन के भरोसेमंद चेहरे अरविंद शर्मा को उतारकर साफ संदेश दिया है कि पार्टी अब कैडर को रिवॉर्ड देने की मूड में है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर दीपक प्रकाश का अगला कदम क्या होगा। दूसरी तरफ राज्य में लगातार हो रहे मर्डर और इनकाउंटर के बाद सरकार जो है वो एक्शन मोड में दिख रही है। सीएम सम्राट चौधरी की हाई लेवल बैठक और जो करेगा वो जाएगा जैसे सख्त बयान क्या बिहार में नए इनकाउंटर मॉडल की शुरुआत का संकेत है। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि भारत नेपाल के सदियों पुराने बेटी रोटी रिश्ते पर दबाव बढ़ता दिख रहा है। भारत जहां नियम आसान कर रहा है, वहीं नेपाल की सख्ती क्यों बढ़ रही है। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बीजेपी ने पूर्व मंत्री मंगल पांडे की जो सीट खाली हुई थी विधान परिषद की सीट, उस पर बड़ा फैसला लेते हुए अरविंद शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। आज उन्होंने नामांकन भी दाखिल किया है। असेंबली कोटा वाली इस सीट पर बीजेपी का जो है वो स्ट्रांग नंबर होने से उनकी जीत ऑलमोस्ट तय मानी जा रही है। और खास बात यह है कि पहले इस सीट के लिए जो है वो दीपक प्रकाश का नाम काफी चर्चा में था, लेकिन पार्टी ने लास्ट मोमेंट पर लॉयल ऑर्गेनाइजेशन फेस पर भरोसा दिखाया है। इससे पॉलिटिकल सर्कल में मैसेज गया कि बीजेपी फिलहाल जो है वो इंटरनल बैलेंस और कास्ट कैडर को जिस तरह से रिवॉर्ड देने की स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है, जबकि विपक्ष अब तक पूरी तरह से साइलेंट नजर आ रहा है। सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि आखिर नाम कहां से आया ये अरविंद शर्मा का, दीपक प्रकाश का रोल क्या होगा? देखिए, अरविंद शर्मा लंबे दिनों से भाजपा से जुड़े हुए हैं। वो शायद मुख्यालय में उनको रखा जाता है, प्रदेश कार्यालय जो यहाँ है, और उसके प्रभारी की जिम्मेवारी भी उनको दी गई है। तो लंबे दिनों से जो व्यक्ति भाजपा की सेवा में लगा हुआ है, उम्मीद तो उससे होती ही है कि हाँ, हमें भी, हमारे हिस्से में भी कुछ रोशनी आएगी। और इसी कड़ी में मंगल पांडे की खाली सीट पर अरविंद शर्मा जी की बात हो गई कि अरविंद शर्मा जी को भेजा जाएगा। जो सूर्य कुमार शर्मा करके उनका और नाम है, अरविंद शर्मा के नाम से हम लोग कॉमनली उनको जानते हैं। रह गई बात कि दीपक प्रकाश के साथ इनकी तुलना क्यों की जा रही, ये तो कयास ही थे ना कि अगर फिर नया मंत्रिमंडल बनता है तो दीपक प्रकाश जी को मंगल पांडे वाली सीट से एडजस्ट किया जाएगा, एमएलसी बनाया जाएगा और फिर मंत्रिमंडल में उनको जगह दी जाएगी। लेकिन ये भी तो सच्चाई है कि उपेंद्र कुशवाहा जी की पत्नी विधायिका है स्नेहलता जी जो है, उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा भेजा गया, फिर दोबारा भेजा गया और फिर बेटे के लिए भी एमएलसी के होते हुए रास्ते मंत्री तक बना दिया जाएगा। इसको लेकर के थोड़ा सा एक विराम दिया गया है। बिल्कुल आप सही कहें कि कास्ट कॉम्बिनेशन और संगठन में कैसे कब किनको आगे बढ़ाना है, किनको कौन सी जिम्मेवारी देनी है, किन्हें कौन सा पद है, ये संगठन में चलते रहता है। सांगठनिक गुणागणित भाग के अनुसार जब से सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने, वो कुशवाहा जाति से हैं। विजय सिन्हा की नाराजगी की खबरें आ रही हैं, भूमिहार जाति से हैं। तो एक कास्ट कॉम्बिनेशन को साधने के लिए अरविंद शर्मा जी पर दांव लगा दिया गया कि अगर अरविंद शर्मा जी को एमएलसी बना दिया जाता है तो है। और लंबे दिनों तक वो सेवा में भी रहे हैं, बीजेपी के मुख्यालय में प्रभारी भी हैं, क्यों न उन्हीं को भेज दिया जाए। आज एक तस्वीर आई थी सम्राट चौधरी जी से मिलते हुए दीपक प्रकाश की। दीपक प्रकाश को भी आश्वस्त किया गया होगा, भाई अगर अभी वो मंत्री बनते हैं, 5 मई को अगर मंत्री बनाया जाता है, अभी भी तो उनके पास 6 महीने का वक्त होगा ना। 6 महीना तक तो बिना कोई सदन के सदस्य रहे हुए भी मंत्री रह सकते हैं। 6 महीना के बाद भावना तलाशी जाएगी, उनको एमएलसी बनाना है, विधानसभा लड़ानी है, केंद्र में कोई भूमिका देनी है। बिहार के सूबे के मुखिया कुशवाहा समाज से सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में, उनकी पत्नी विधायिका, बेटा मंत्री। तो जातीय समीकरण को साधने में सारी चीजें कुशवाहा समाज के इर्द गिर्द ही घूमेगी। पार्टी इस पर भी तो विचार कर रही होगी कि हमें अगर संतुलन साधना है
और खासकर इस तरह से बिहार का जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स होता है उसमें भूमिहार जातियां बहुत ही एग्रेसिव तरीके से बीजेपी के लिए खड़ी रहती है। अगर मोरली वो कमजोर होगी वो जाति, या उनके हिस्से में कोई चीजें नहीं आएगी, या उनके नेता को साइडलाइन किया जाएगा, तो जो एक एग्रेशन है वो न्यूट्रलिटी में बदल जाएगी, उदासीन हो जाएंगे लोग। तो बीजेपी इस पर भी जरूर सोच करके अरविंद शर्मा को भेजी होगी, चलो एक भूमिहार को देते हैं ताकि थोड़ा बैलेंस हो जाए। एक जो कहीं ना कहीं से गुस्सा है कि नहीं ऐसा नहीं है, विजय सिन्हा को अगर कोई और जिम्मेवारी दी जाएगी, उसके पहले ही अरविंद शर्मा को या सूर्य कुमार शर्मा को एमएलसी बना दिया गया और दीपक प्रकाश के लिए रास्ते खुल जाएंगे। दीपक प्रकाश के लिए अभी तो पूरी उनके, अब दीपक प्रकाश जी का तो लोग जानते भी नहीं थे बिहार में कि कौन है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, क्योंकि वो सक्रिय राजनीति में थे ही नहीं। एकाएक चर्चा आई कि भाई जो 4 विधायक चुन के आए हैं उसमें दीपक प्रकाश जी को उपेंद्र कुशवाहा जी ने तय किया, और सार्वजनिक मंच से कहा भी कि मैंने कई बार पार्टी को टूटते हुए देखा, इसलिए लगा कि क्यों ना दीपक प्रकाश जी को ही मंत्री पद की जिम्मेवारी दिलाई जाए। तो ठीक है, परिवारवाद का एक्सेप्टेंस मिल गया है बिहार में कि अब हर कोई परिवारवाद कर सकता है, परिवार के इर्द गिर्द ही सत्ता संगठन सबको हमको लेके चलना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बाध्य नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी बाध्य हो सकते हैं कि परिवार से बाहर कोई पद न चला जाए, सब कुछ परिवार के इर्द गिर्द ही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ वैसी कोई बाध्यता नहीं है। उनके आला कमान ने निर्देशित किया होगा कि जो व्यक्ति दरी बिछा रहा है, कुर्सी लगा रहा है, मुख्यालय प्रभारी में जो अपना पूरा एक 2 दशक नहीं 3-4 दशक बिता दिया, उस व्यक्ति के हिस्से में भी तो थोड़ी चीजें होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसी सांगठनिक और जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए सूर्य कुमार शर्मा को एमएलसी की जिम्मेवारी दी गई है कि आप विधान परिषद में रहिए और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा कि हमारी बारी भी आएगी। ऐसा नहीं है कि हम किसी के परिवार से नहीं आते हैं तो हमारे हिस्से में कोई पद या कोई रोशनी नहीं आएगी। दीपक जी को एडजस्ट किया जाएगा, देखते हैं कैसे उनको एडजस्ट किया जाता है। पहले तो यही देखना होगा कि क्या वो अगले मंत्रिमंडल में वो शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। अगर शामिल होते हैं तो फिर कैसे उनको एडजस्ट किया जाएगा, कैसे उनका मिनिस्ट्रियल जो ये है वो 6 महीना के बाद भी कंटिन्यू करेगा। अभी तत्काल ये निर्णय लिया गया उस गुस्से को थोड़ा ठंडा करने के लिए कि ताकि कार्यकर्ताओं का जोश बना रहे और विजय सिन्हा जी को लेकर के जो थोड़ी नाराजगी है उस समाज में, उसको भी न्यूट्रलाइज किया जाए। बिल्कुल, ये तो सर हो गई बिहार की राजनीति की बात। अब हम लोग क्राइम और जो पॉलिटिकल जिसको एंगल दिया जाता है, अभी इनकाउंटर को लेकर चर्चा हो रही है। बैक टू बैक जिस तरह से बिहार में मर्डर्स बढ़ रहे हैं, पुलिस इनकाउंटर के बाद जिस तरह से सीएम सम्राट चौधरी ने डीएमएसपी के साथ हाई लेवल मीटिंग कर लॉ ऑर्डर पर स्ट्रिक्ट जो है वो इंस्ट्रक्शन दिए हैं। अभी हमने देखा भागलपुर केस में आरोपी रामधनी यादव इनकाउंटर में मारा गया, जबकि सिवान में बीजेपी लीडर के नेफ्यू के आरोपी जो हैं वो छोटू यादव को पुलिस ने पैर में गोली मारी। इससे पहले भी हमने देखा था कि पटना में रॉबरी गैंग के सरगना दिलीप को हाफ इनकाउंटर में घायल किया गया था, जिसके बाद जेडीयू नेता अभी संजय झा ने एक मैसेज दिया कि जो करेगा वो जाएगा। गवर्नमेंट अब क्रिमिनल पर डायरेक्ट एक्शन मोड में दिख रही है। जिस तरह से इनकाउंटर सामने आ रहे हैं, क्या लग रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी जब से सीएम बने हैं ये तीसरा इनकाउंटर था। नहीं, ठीक है, देखिए इनकाउंटर जैसी चीजें राजनीति में योगी मॉडल की बात की जाती है और ये सजा सुनाने का फैसला कोर्ट का है, पुलिस नहीं तय करती है। लेकिन हाँ, कभी कभी पुलिस कहती है कि हमने अपने रक्षार्थ गोली चलानी पड़ी और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन सत्ता का संचालन कभी कभी आयरन हैंडेड किया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो खराब हो ही गई है ना बिहार में, और लॉ एंड ऑर्डर जो भागलपुर के ये में अभियुक्त थे रामधनी यादव, वो तो सर काट करके लेकर के चले गए थे, तो वो कोई साधु महात्मा तो थे नहीं। ठीक है, वो जहां से भी उनका जुड़ाव हो। मैं मानता हूं कि कभी कभी खौफ का वातावरण होना चाहिए अपराधियों, और अपराधियों को भी लगे
कि अब चीजें बहुत स्मूथली नहीं तय किया जा रहा है। अब निर्णय लिया जाएगा और फिर हमें ठिकाने लगा दिया जाएगा। तो कभी कभी ऐसा निर्णय लिया जाता है, हालांकि विपक्ष इसके लिए हमलावर होगा, कहेगा कि ये तो योगी मॉडल है, इनकाउंटर हो गया। चूंकि इनकाउंटर वर्ड ही कहीं से संवैधानिक नहीं है, या किसी का इनकाउंटर कर दीजिएगा। तो उस स्थिति में मैं मानता हूं कि ठीक है, एक उसकी प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में कभी कभी निर्णय इस तरह के लेने पड़ते हैं कि हाँ, हमने कोशिश किया नियंत्रित करने का, नहीं नियंत्रित हुए, बल्कि उन्होंने हम पर ही फायरिंग शुरू कर दी, हमको रक्षार्थ गोली चलानी पड़ी, और जिसकी वजह से ये हो गया। तो देखते हैं, सीवान की घटना बता रही हैं, बिल्कुल सही बात है। भागलपुर की घटना हम लोगों ने देखी। अपराधियों को कभी भी जो सत्ता होती है वो मैसेज कर देती है, एक दो सिंबॉलिक तरीके से। और संजय झा का बयान तो आज खुल करके ही आ गया कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करेंगे और चाहेंगे कि हम बिहार को बदनाम करें, तो हम बदनाम नहीं होने देंगे, आप उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। तो एक तरह का संकेत है, और ये संकेत एक खौफ, एक दहशत पैदा करने के लिए कभी कभी जरूरी भी होता है। इसलिए जरूरी होता है कि अपराधी जब सत्ता का हस्तांतरण होता है, व्यवस्था बदलती है, उस ट्रांजिशन पीरियड का फायदा उठाने लगते हैं। अब क्या है, अब तो हम राजनीतिक फायदा ले लेंगे और हम बच जाएंगे। लेकिन जब सरकार इस तरह का कठोर निर्णय लेती है कि अगर आप अपराधी हैं तो अपराध की सजा तो आपको भुगतनी पड़ेगी, ठीक है, वो सजा तो कोर्ट ही देगी, लेकिन अगर आप गोली चलाएंगे किसी पर, तो आत्मरक्षार्थ अगर गोली आप पर भी चलेगी तो आप भी इससे बच नहीं सकते। देखते हैं क्या ये जो मॉडल है, इस मॉडल के द्वारा कानून पर कहां तक, लॉ एंड ऑर्डर पर कहां तक सम्राट चौधरी जी नियंत्रण रख पाते हैं। हाँ, एक जानकारी मेरी अपनी है कि पुलिस पदाधिकारियों को उन्होंने कहा है कि आप अपने तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को देखिए, कोई राजनीतिक आपके ऊपर अंकुश नहीं रहेगा, राजनीतिक दबाव नहीं रहेगा, और आप उस राजनीतिक दबाव से बाहर निकल करके सीधे निर्णय लीजिए, ताकि किसी भी तरह की बदनामी हमारी सरकार की ना हो। मैं मानता हूं कि उसी की एक कड़ी है, होना भी चाहिए, एक खौफ तो होना चाहिए। अगर अपराधियों में खौफ नहीं होगा, तब तो फिर वो अपना तांडव मचाना शुरू कर दें, और वो तांडव का ही दृश्य था। भागलपुर की घटना तो इतनी दर्दनाक घटना है, कोई अधिकारी कैसे काम कर पाएगा जब इस तरह की स्थिति बनेगी। तो मैं मानता हूं कि खौफ हो अपराधियों में, लेकिन उसका माध्यम या उसके लिए शब्द इनकाउंटर ना हो। हाँ ठीक है, आपने निर्णय लिया, एक उनकी हत्या हो गई, उसके बाद भी वो भी उस तरह से स्थिति में थे, पुलिस अरेस्ट करने गई, फायरिंग करने लगे, फिर गोली चली दोनों तरफ से, उसमें उनकी हत्या हो गई। लेकिन कोई मॉडल और कोई ट्रेंड के माध्यम से आप बहुत दिन तक लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो एक संकेत आपने दे दिया है, बाकी आप पुलिस को सक्रिय कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा अरेस्टिंग हो, जेल के अंदर हो, और कोर्ट उनको सजा सुनाए। सर, पूर्णिया और सीमांचल का जो इलाका है, भारत नेपाल का बेटी रोटी का रिश्ता हमेशा से मजबूत रहा है। लोग आसानी से सीमा पार कर जाते हैं, शादी विवाह होती है, वहाँ एक ही समाज जैसा माहौल था। लेकिन अब जो है नेपाल की नई नीतियों से दिक्कतें बढ़ने लगी है। छोटे लेन देन पर रोक, भारतीय गाड़ी पर टैक्स और सख्ती ने लोगों को परेशान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार नेपाल की महिलाओं को जो भारतीय पुरुषों से शादी करके आई हैं, उन्हें नागरिकता देने की प्रक्रिया जो है वो आसान कर रही है। इसके लिए आपको 7 साल का निवास और कुछ ज़रूरी कागजात चाहिए। पूर्णिया में इसके लिए कैंप भी लग रहे हैं, लेकिन नेपाल में भारतीय पुरुषों को नागरिकता मिलना अभी भी मुश्किल है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या ये पुराना रिश्ता अब पहले जैसा रह पाएगा? भारत ने नियम आसान क्यों किए? नेपाल ने अचानक सख्ती क्यों बढ़ा दी है? क्या इससे सीमांचल के लोगों पर असर पड़ेगा? और भारत नेपाल की जो बेटी रोटी के रिश्ते की हम बात करते हैं, उस पर भी कोई खतरा है? देखिए, नेपाल में नई सरकार आई है, और इसको दोस्ती में दरार तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, खटास जरूर बढ़ी। भारत हमेशा नेपाल के साथ जो 1950 की संधि है उसका पालन करते रहा है।
और एक बड़ा इलाका है, जो तराई का इलाका है जिसके बारे में आप कह रही हैं, वो 600 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है नेपाल और भारत, और उसके बीच में कोई फेंसिंग जैसी चीज भी नहीं है कि वो तो लोग इधर से उधर जाते रहते हैं, उधर से इधर लोग आते रहते हैं। तो पूर्णिया की खबर आपकी सही है कि कहा गया कि अगर भारत में बहू बन करके कोई नेपाल की बेटी आई है और 7 साल तक वो रह गई है तो उनको नागरिकता दी जाए। बजाते गृह मंत्री जी ने भी कहा है, और न केवल पूर्णिया में, सहरसा में भी इस तरह की बात कही गई है। और भी जो सीमांचल के इलाके हैं जहां से नेपाल की सीमा मिलती है, तो बिल्कुल 7 फेरे और 7 वर्ष के बाद अगर वो अप्लाई करती है नागरिकता के लिए तो उनको नागरिकता दी जानी चाहिए। ये भारत सरकार ने फैसला लिया है। एक तो कि एक डेटा बैंक तैयार हो जाएगा कि भाई नेपाल की कितनी बेटियां भारत में आई हैं जिनकी शादी हुई है बिहार में, और वो कहाँ रह रही हैं, क्या उनका ये है। तो भारत तो उसी रोटी और उसी बेटी की बात कर रहा है। नेपाल के लोग आज भी भारत में आते हैं काम करने, तो उनको रोटी मिलती है भारत से, और नेपाल की बेटियां भी भारत में आती है तो हम लोग बहू बना करके रखते हैं। भारत की बेटियां भी नेपाल में ब्याही जाती हैं, तो ये तो चलते ही रहता है। लेकिन हाँ, जो वहां की सरकार है, कुछ सख्ती तो सीमाओं पर बड़ी थी। पहले भी हम आपके साथ बैठे थे नेपाल के इश्यूज पर, किशनगंज और उधर के इलाके में जिस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हाँ थोड़ा सा ये बढ़ाया था, और जो चेक पोस्ट आउट पोस्ट जो भी थे उन्होंने थोड़ा सा, क्योंकि बड़े पैमाने पर जब सीमाएं खुली रहती हैं तो तस्करी होती है, और नेपाल के रास्ते का इस्तेमाल आतंकवादी करते रहे, नेपाल के रास्ते का इस्तेमाल तस्कर भी करते रहे। वो बहुत सारे बांग्लादेशी जो हैं वो नेपाल के रास्ते ही बिहार में प्रवेश करते हैं। तो भारत सरकार ने अपनी चौकसी बढ़ाई थी, बिहार के भी जो पुलिस थी उसने भी अपनी चौकसी बढ़ाई थी। भाई चौकसी बढ़ाने में क्या दिक्कत है, नेपाल भी चौकसी बढ़ा दे कि कोई हमारे यहाँ से कोई तस्करी नहीं हो। लेकिन जो आपने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि बेटी और रोटी का जो संबंध है वो कोई संबंध आज का संबंध नहीं है, ये बरसों बरसों पुराना संबंध है। और उस पुराने संबंध में अब तरह तरह के प्रतिबंध लगाएंगे तो मैं मानूंगा कि खटास तो आएगी इससे। प्रतिबंध अगर नेपाल को लगाने आता है तो भारत को भी लगाने आता है प्रतिबंध। भारत को प्रतिबंध लगाने में क्या दिक्कत है? भारत तो कह रहा है नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर वो आ गई है हमारे राज्य में ब्याह करके 7 वर्ष रह गई है, हम उसको अपनी नागरिकता देने के लिए तैयार, क्यों नहीं नागरिक बनाएंगे उनको। तो नेपाल को भी थोड़ा इस पर उदार होने की जरूरत है। नेपाल भी इस बात को समझे कि हर स्थिति में जो ज्योग्राफी है नेपाल का ना, उस ज्योग्राफी में भारत उसका सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। इसी कलकत्ता पोर्ट से होकर के उसके सारे सामान का आयात निर्यात होता है। वो तो हिमालय की तराई में बसा हुआ है, और उसके पास वैसा कोई पहाड़ को काट करके जाने आने का कोई ऐसा सुगम मार्ग नहीं है। तो इंटरनेशनल ट्रेड उनका हो या जो जरूरतें हों, आज भी भारत नेपाल को, जब ईरान वार भी चल रहा था तब भी डीजल पेट्रोल की सप्लाई कर रहा था इंडिया, उसमें कभी कोई कमी नहीं की। तो नई सरकार ने जो थोड़ी शर्तें लगाना शुरू कर दी है, अब शर्तें लगाइए चेक एंड बैलेंस के लिए, लेकिन अगर हम आपकी लिबरल है तो आपको भी लिबरल होना चाहिए। और इधर थोड़ा अपनी संप्रभुता को लेकर के नेपाल और चाइना का जो प्रभाव उनके ऊपर पड़ा है, चाइना किस तरह से पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और फिर वो जमीन कब्जा कर लेता है, फिर उनकी जो क्षेत्र हैं उस पर अधिकार जमा लेता है, और चाइना ने वही किया ही है। जहां जहां कई जगहों पर जहां पर चाइना को लगा कि हम नेपाल को माध्यम बना करके और हम उस जमीन को हड़प सकते हैं, चाइना ने वहां पर किया भी है। चाहे वो रोड बनाने की बात हो या ट्रेड का ये रूट बनाने की बात हो, नेपाल को इस पर सोचने की जरूरत है। भारत तो लिबरल है, भारत तो यही रहा है कि हाँ हम चाहते हैं कि हम नेपाल की बेटियों को अपने यहाँ नागरिकता दें। भारत तो कह रहा है कि हम चाहते हैं कि नेपाल के लोग आकर के भारत में अगर काम करना चाहते हैं तो काम करें, हम उनको रोजगार भी देंगे, रोजगार के माध्यम से रोटी भी देंगे, और जो उनकी बेटी आएगी तो उसको बहू भी बनाएंगे। और भारत भी के लोग भी नेपाल में काम करते रहे हैं, तो बिल्कुल आप सही कही कि रोटी बेटी का संबंध तो है,
लेकिन जहाँ रोटी रोटी का संबंध होता है वहाँ रिश्तों में खटास नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। रिश्ते में मिठास होनी चाहिए। और देखते हैं नेपाल का अगला कदम क्या होता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बिहार की सियासत, लॉ एंड ऑर्डर और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर हमने बातचीत की। आपको इन तीनों विषयों पे क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।